हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का लेसन फर्स्ट, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विश्व विख्यात नेताओं के नाम लिखने हैं दोस्तों में। ठीक है, सबसे पहले ये बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट आखिर था क्या। ठीक है दोस्तों, हम इसके आंसर में जानते हैं किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्यूबा मिसाइल संकट था, ये जो क्यूबा था, ये क्यूबा का जो गठजोड़ था, ये जो क्यूबा का गठजोड़ था, ये आपका सोवियत संघ के साथ था। ठीक है, जो क्यूबा का गठजोड़ जो था वो किसके संग था? इसका जो गठजोड़ था, जो ये मिला हुआ था, ये सोवियत संघ के साथ मिला हुआ था। ठीक है, और सोवियत संघ जो था क्यूबा को कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान करता था। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो। क्यूबा का जो गठजोड़ था वो किसके साथ था? क्यूबा का गठजोड़ जो था वो था आपका सोवियत संघ के साथ था। ठीक है, और सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक व कूटनीतिक सहायता प्रदान करता था। क्या करता था दोस्तों? ये जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ, वो क्यूबा को क्या देता था? दो चीजें प्रदान करता था। क्या? एक तो कूटनीतिक सहायता, ठीक है, और दूसरी जो चीज देता था सबसे इंपॉर्टेंट, वो आर्थिक मदद करता था इसकी। ठीक है दोस्तों, आर्थिक सहायता। इस प्रकार से तो इसलिए कूटनीतिक सहायता और कूटनीतिक और आर्थिक मदद करने की वजह से क्यूबा पर सोवियत संघ ने अपने मिसाइलें तैनात करने का फैसला लिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हुआ क्या दोस्तों? शीत युद्ध के समय 1961 में, कब? 1961 में, 1961 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव, क्या नाम बोला मैंने? दोबारा सुनिए। ठीक है, निकिता खुर्शेव। ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? ये जो थे, ये सोवियत संघ की नेता थे। कौन थी? ये सोवियत संघ की नेता। ठीक है, इसने क्या करा? इसने डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगी, मैं जो करूंगा वो क्या करना है मुझे, कि मैं अपनी जो मिसाइलें हैं सारी की सारी मैं वो क्यूबा में तैनात करूंगी। ठीक है, अब जब इसने, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्यूबा को निकिता खुर्शेव ने सैनिक अड्डा बनाने का फैसला ले लिया। क्या ले लिया इसने? सैनिक अड्डा बनाने का इसे निर्णय ले लिया कि इसे जो क्यूबा को वो क्या बना पाएगी? सैनिक अड्डा बनाने का। ठीक है, तथा परमाणु मिसाइलें तैनात करने का निर्णय लिया कि अब वो क्या करेगी? सैनिक अड्डे बनाएगी और यहाँ पर यानी क्यूबा में वो क्या करेगी भाई? सैनिक अड्डा, साथ ही साथ यहाँ अपनी मिसाइलें तैनात करेगी दोस्तों। ठीक है, क्या करेगी? मिसाइलें तैनात। अब क्या हुआ सुनिए। अब इसके बाद दोस्तों ये हुआ, इन हथियारों की तैनाती से, ये जो हथियार जो तैनात करे क्यूबा में, इससे अमेरिका जो था, कौन? अमेरिका जो था दोस्तों पहली बार घबराया। ठीक है, अमेरिका घबराया। अमेरिका के अब इस तैनाती की वजह से, ये जानिए, ये जो तैनाती, जो सैनिक अड्डा बनाने था और जो मिसाइलें तैनात कर रहे थे, इससे अमेरिका जो था, अमेरिका के मुख्य भूभाग के आधे से ज्यादा हिस्से पर अब सोवियत संघ हमला कर सकता था। ठीक है, इस वजह से अमेरिका में एक बेचैनी और खलबली छाई हुई थी। ठीक है, कि अब क्या होगा। अमेरिका में ये जो खबर जब उनको मालूम चली अमेरिका में, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ही थे जॉन एफ कैनेडी, क्या नाम था उनका? याद रखना नाम बच्चों, ये पूछा जाता है, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी। तो जब इसको ये बात खबर चली कि भाई सोवियत संघ ने क्या करा है, सोवियत संघ ने अपनी जो एक क्यूबा जो है, क्यूबा पे इसने जब मिसाइलें तैनात कर ली हैं, तो और वह उन मिसाइलों से ये अमेरिका के मुख्य भूभाग के आधे से ज्यादा हिस्सों पर हमला कर देगा, तो इससे अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी ने भी कुछ फैसले लेने का डिसीजन लिया और इसको रोकने का निर्णय लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा? इसके उत्तर में कुछ जंगी बेड़े, जो समुद्र के रास्ते जो भी थे, तो अब इनके कुछ अपने जंगी बेड़े लगा दिए। दोस्तों जंगी बेड़े क्या होता है? एक जंगी बेड़े का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे जहाज होते हैं जिसमें सैनिक तैनात होते हैं। ठीक है, और
उसके अंदर मिसाइलें भी तैनात होती है। तो इस प्रकार की कुछ मिसाइलें, यानी कि युद्ध में लड़ने वाली जो जहाज होते हैं उनको हम बोलते हैं जंगी बेड़े। क्या बोलते हैं उनको हम? जंगी बेड़े। तो दोस्तों जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली, यानी क्यूबा की तरफ जो क्यूबा की तरफ जाती थी जहाज सोवियत संघ की, उसको रोकने का कोशिश की और निर्णय लिया। किसने निर्णय लिया दोस्तों? जॉन एफ कैनेडी ने। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सोवियत संघ ने, जो सोवियत संघ के जो जहाज जाते थे क्यूबा की तरफ, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने के जॉन एफ कैनेडी ने अपने जंगी बेड़ों को आगे लाने का निर्णय लिया, ताकि जंगी बेड़े उनको क्या करेगी? रोकेगी। ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या लगा कि अब शायद युद्ध होगा। अब क्या होगा दोस्तों? युद्ध होगा। और ऐसी स्थिति में पूरी जो दुनिया थी, पूरी दुनिया यानी कि पूरा विश्व था, वो पूरा बेचैन हो गया कि अब शायद विश्व युद्ध होके रहेगा और अब परमाणु युद्ध होगा। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु युद्ध से पूरा का पूरा, मतलब कह सकते हैं परमाणु युद्ध से बहुत बड़ी संख्या में जान माल की हानि होती है तथा लोगों का जनसंहार होता है। तो कोई भी ऐसा युद्ध नहीं चाहता था, परंतु यहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी जहां पर अमेरिका और सोवियत संघ सीधे एक दूसरे के टक्कर पे थे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि सोवियत संघ के जहाज को अमेरिका ने जंगी बेड़ों के माध्यम से रोक दिया है, जो क्यूबा की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में लोगों को बड़ी बेचैनी, पूरे विश्व में बड़ी बेचैनी हुई। दुनिया को ना केवल बेचैन कर दिया, बल्कि परमाणु युद्ध के कगार पे लाकर खड़ा कर दिया कि अब शायद परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। दोस्तों ये टकराव कोई आम युद्ध नहीं था, कह सकते हैं कोई नॉर्मल जनसाधारण युद्ध है, क्योंकि परमाणु हथियार का युद्ध था। ठीक है। और देखा जाए तो दोनों पक्षों को जो युद्ध था, युद्ध में टालने का फैसला लिया। यानी कि हम कह सकते हैं ये युद्ध एक छोटा मोटा ना कोई बहुत बड़ा परमाणु युद्ध होने वाला था, परंतु अंततः हुआ क्या कि सोवियत संघ और अमेरिका ने इस युद्ध को टालने का फैसला लिया, तब जाकर दुनिया ने चैन की सांस ली। ठीक है। तो दोस्तों इसको ये जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हुई नहीं। अगर लड़ाई होती तो दोस्तों विश्व युद्ध होता, परंतु लड़ाई यहां पर युद्ध हुआ नहीं। तो ये एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर ऐसा महसूस हो रहा था पूरे विश्व के लोगों को कि शायद अब युद्ध होगा, परंतु यहां पर युद्ध के हम चरम बिंदु पे पहुंच चुके थे, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच चुके थे, यानी जहां पर युद्ध होने की बिल्कुल संभावना बन चुकी थी, परंतु युद्ध हुआ नहीं। ठीक है। परंतु युद्ध हुआ नहीं। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी स्थिति को हम शीत युद्ध भी बोलते हैं। इसको स्थिति को हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। यानी कि शीत युद्ध हम किसको कहते हैं? जब एक ऐसी स्थिति, यानी युद्ध का एक ऐसा वातावरण बन जाए जब हमें ऐसा महसूस हो कि युद्ध होके ही रहेगा, परंतु युद्ध वास्तविक रूप में नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शीत युद्ध बोलते हैं। और इसको ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले दो नेताओं के नाम। तो एक नेता जो थे सोवियत संघ की तरफ से निकिता खुर्शेव, और सेकंड जो नेता थे जॉन एफ कैनेडी। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार हम फिर समझते हैं। ठीक है। हमने बात करी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विख्यात नेताओं के नाम लिखिए। दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जो क्यूबा था उसका गठजोड़ किसके साथ था? उसका गठजोड़ था सोवियत संघ के साथ। ठीक है। और सोवियत संघ क्या करता था? उसको कूटनीतिक व आर्थिक सहायता देता था। इस कारण वो क्या था, क्यूबा को सोवियत संघ की जो नेता थी वहां की कौन थी? निकिता खुर्शेव। निकिता खुर्शेव ने क्या करा? ये फैसला लेने का ये निर्णय लिया कि क्यूबा को वह अपना सैनिक अड्डा बनाएगा। ठीक है। यानी सैनिक अड्डा बनाने का निर्णय ले लिया। ऐसी स्थिति में अब जब अमेरिका को यह खबर पता लगी कि क्यूबा जो है वहां पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो ऐसी स्थिति में आकर क्या हुआ दोस्तों? अमेरिका ने क्या करा? अब जो सोवियत संघ की ओर से जहाज जाता था क्यूबा की ओर, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या करा? जंगी बेड़े आगे रख दी। अब यहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि सोवियत संघ के काम में अड़ंगा डाल रहा है अमेरिका, तो यानी कि यहां पर परमाणु युद्ध जैसी संभावना, पॉसिबिलिटी बन रही थी। ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या? पूरे विश्व में ऐसा महसूस होने लगा कि शायद अब हम परमाणु युद्ध की कगार पे आ गए हैं और परमाणु युद्ध अब होके ही रहेगा, परंतु वास्तविक में परमाणु युद्ध हुआ नहीं और ये युद्ध टालने का फैसला लिया गया। ठीक है। तो इसी
प्रोसेस को यानी इसी प्रक्रिया को जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि अब शायद युद्ध होके ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको शीत युद्ध बोलते हैं। और इसको ही हम क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सारी बातें आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, इसका आप आंसर कैसे देंगे। दोस्तों ये आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको किस तरह के लिखेंगे आप समझते हैं दोस्तों। आखिर शीत युद्ध था क्या। ठीक है दोस्तों, ये शीत युद्ध कौन सी अवस्था होती है। शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण या उत्तेजित वातावरण, मैंने क्या बोला, तनावपूर्ण, ठीक है, तनावपूर्ण वातावरण या बोल सकते हैं आप उत्तेजित वातावरण। ठीक है, जब ऐसा प्रतीत हो यानी कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण या उत्तेजित वातावरण पैदा हो जाए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, किसके बीच दोस्तों, देशों के बीच तनावपूर्ण व उत्तेजित वातावरण युद्ध जैसी आशंका या संभावना बन जाए, तो उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अमेरिका जो था वो दूसरी महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। हालांकि हमें पता है जैसा कि अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने शुरुआत के समय में इन सब ने मिलकर काम करा, परंतु सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनके बीच में आपस में तनाव पैदा होने लग गए। क्या पैदा होने लगा, तनाव पैदा होने लग गए। तो इन तनाव के कारण इनके बीच युद्ध जैसी संभावनाएं बनी। ठीक है, जिससे शीत युद्ध जैसी घटनाएं सामने आई। ये कह सकते हैं शीत युद्ध ये शब्द आया। ठीक है, जब इनके बीच आपसी तनाव पैदा होने लग गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच में आपस में तनावपूर्ण और उत्तेजित वातावरण पैदा हो जाए, यानी युद्ध जैसी संभावनाएं पैदा हो, परंतु वास्तविक रूप में वहां पे युद्ध ना हो रहा हो, तो उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। उसको हम क्या दोस्तों कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा इसको देखें, आप बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनिए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते आइए दोस्तों, बात करते हैं, ये समझते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है, थर्ड क्वेश्चन, वो ये है कि तृतीय विश्व युद्ध किसे कहते हैं, तृतीय विश्व किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं तृतीय विश्व किसे कह रहे हैं, इसको हम समझते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है, देखो दोस्त, जैसा कि हमें पता है द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध वो कब हुआ, 1939 से लेके 1945 के बीच हुआ। ठीक है, यानी कि इसके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो पूरा विश्व था वो 2 गुटों में बट गया। कितने गुटों में बट गया दोस्तों, 2 गुटों में बट गया। एक तो बन गया हमारा सोवियत संघ के रूप में, जो साम्यवादी था, साम्यवादी दल का। ठीक है, और जो दूसरा गुट बना था वो था जो सेकेंड वर्ल्ड वार, जो हम अमेरिका को बोल रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, सोवियत संघ था जो साम्यवादी, और ये था दोस्तों पूंजीवादी। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा का पूरा विश्व, यानी कि पूरा विश्व जो था, पूरा विश्व में जितने भी देश थे वो सभी के सभी आके जो छोटे मोटे देश थे, ठीक है, वो कुछ तो इसमें जुड़ रहे हैं सोवियत संघ में, और कुछ कंट्री जो थी वो इसमें जुड़ रहे हैं। परंतु कुछ ऐसे देश थे, ऐसी स्थिति में कुछ देश जैसे भारत जैसे देशों ने, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों ने,
और मिस्र जैसे देशों ने क्या सोचा, यदि इस प्रकार से अगर सारी कंट्रियां इनमें अगर मिलती रही सोवियत संघ में और अमेरिका में, तो इस तरह से तो विश्व में 2 गुट बट जाएंगे। ठीक है, कितने गुट बन जाएंगे? 2 गुट बन जाएंगे। एक गुट रहेगा हमारा सोवियत संघ और जो दूसरा गुट रहेगा वो कौन होगा? हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी अमेरिका रहेगा। तो जो नव स्वतंत्र गठित देश थे, नव स्वतंत्र देश थे, उनका तो अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उन सभी ने जो नवगठित जो नए देश थे, नवगठित जो देश थे, ठीक है, उन्होंने ये निर्णय लिया गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का निर्णय लिया। किसकी दोस्तों नीति? ये गुट निरपेक्ष। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का फैसला लिया। अब ये दोस्तों एक बात करते हैं, गुट निरपेक्षता चीज है क्या? गुट निरपेक्षता मतलब ये होता है, यानी कि जो किसी भी गुट में शामिल ना हो उनको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष। तो जो नए नवगठित देश थे उन्होंने ये फैसला लिया कि हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, हम ना तो सोवियत संघ में जुड़ेंगे और ना ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जुड़ेंगे। इसी को हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो कंट्री थी दोस्तों, उनको हम अल्प विकसित देश भी कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प विकसित देश। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं इसका फिर से कि इनका न जुड़ने का कारण यही था कि एक तो नव स्वतंत्र थे, पहली बात तो ये, ठीक है, और अब ये अगर इनके अंतर्गत जुड़ जाते हैं तो ये अपना खुद का जो प्रभुत्व था वो भी खो बैठते हैं और वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत या सोवियत संघ के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो इनका जो डिसीजन था वो ये था कि न तो हम अमेरिका के साथ जुड़ेंगे और न ही सोवियत संघ के साथ मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने एक अलग ही अपना प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करी, जिसको इन्होंने यानी कि जिसके अंतर्गत इन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक है, और इन्हीं जो नव स्वतंत्र नवगठित जो देश थे, इनको ही हमने क्या बोला? इनको ही हमने तृतीय विश्व कहा। यानी कि तृतीय विश्व, अगर क्वेश्चन आता है कि तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं, तृतीय ध्रुव से आप क्या समझते हैं, थर्ड वर्ल्ड से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे आपका आंसर ये होना चाहिए, जो नवगठित देश हैं, नव स्वतंत्र देशों को ही तृतीय विश्व कहा जाता है, जो कि ना तो सोवियत संघ के साथ जुड़े और न ही अमेरिका के साथ। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है।